हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है। हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिटेल में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने रिजिड और नॉन रिजिड रोटेटर को डिटेल में समझा था। आज के लेक्चर में हम प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम समझेंगे डिटेल में। प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, हमें कौन से मॉलिक्यूल के लिए प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्टिव होगी, क्या कंडीशन होती है कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, कौन से मॉलिक्यूल्स के लिए वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, कौन से मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं होगी। और इसके बाद हम समझेंगे कि हम इसमें एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए और एक एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए मीन सबसे पहले जैसे हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम रिजिड रोटेटर जो आइडियल कंडीशन लेके चले थे, फिर इसके बाद हमने देखा कि हमारा जो रिजल्ट है वो एक्सपेरिमेंटल इमेज में, फिर हम नॉन रिजिड रोटेटर के पास गए थे। इन द सिमिलर वे यहाँ पे भी हम जैसे वाइब्रेट कर रहा है तो हम मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कर रहे होते, तो वाइब्रेट करोगे तो हम मानेंगे कि दो मॉलिक्यूल एक स्प्रिंग से अटैच है, तो वो एक दूसरे के अराउंड वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इसको हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह मान लेंगे और क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह एज्यूम करके प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि सब हमारे लिए एक सिंगल बैंड आ रहा होगा, बट एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि हमारे पास फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड ओवरटोन जो कि वीक इंटेंसिटी के और भी बैंड्स आ रहे हैं, तो उसको समझने के लिए फिर हम हार्मोनिक ना मान के एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मान के प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने की कोशिश करेंगे। और फिर इसके बाद देखेंगे कि जो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो काफी हद तक मैच हो रहे हैं। जब हमने एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मान के चला, जब मोड से पोटेंशियल नाम से हमने एक पोटेंशियल को एज्यूम करा और उससे सॉल्व करा, तो हमारे रिजल्ट काफी मैच हो रहे हैं, राइट। सो हम प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कई बार बोले या फिर प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। अब जब कोई मॉलिक्यूल के पास हम इंफ्रारेड रेडिएशन हम जब इंफ्रारेड रेडिएशन जब डालते हैं, तो मॉलिक्यूल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो इक्वल हो जाए अगर इंफ्रारेड रेडिएशन के, तो वो मॉलिक्यूल इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके वाइब्रेशनल हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की ओर ट्रांजिशन कर जाता है। इन सबको आज हम डिटेल में समझेंगे प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। मैंने एक फर्स्ट एक ओवरव्यू दे दिया जिसमें हम हार्मोनिक ऑसिलेटर फिर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसमें मोर से पोटेंशियल ये डायग्राम में दिख रहा होगा, जिसमें हम वाइब्रेशनल एनर्जी को देखेंगे। वाइब्रेशनल एनर्जी वगैरह में देखेंगे एक तो स्ट्रेचिंग, जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करोगे तो एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी, जब अदर वे में वाइब्रेट करूंगा तो उसको असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहेंगे। और हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करने के बाद हम किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ को पता कर सकते हैं, कि किसी अननोन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को भी फाइंड कर सकते हैं। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करने से हमें रियल वर्ल्ड में बहुत सारी चीजों को समझने में बहुत हेल्पफुल होगी। तो इसलिए हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम एप्लीकेशन वगैरह को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने से पहले हमने प्रीवियस क्लास का जो कुछ भी पढ़ा थोड़ा एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, जिससे हमें आज के लेक्चर को समझने में और आसानी होगी और रिलेट करना आसान होगा। तो सबसे पहले हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, होमो और न्यूक्लियर मॉलिक्यूल होते हैं, और दूसरा हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल होते हैं। होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल में क्या होता है, जिसमें सेम टाइप के एलिमेंट्स होता है, जिसमें H2O2 N2। और हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें दो टाइप के एटम्स होते हैं, मींस दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड H, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, HCl HF। दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल होंगे तो उसको हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक, जो दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल होंगे तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक कहेंगे। अब इसमें हमें देखना होगा कि कौन से मॉलिक्यूल के हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के लिए और होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रेजेंट होगी, कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी इनएक्टिव होगी। सबसे पहले देखते हैं हम हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, जिसमें हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल होंगे। तो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ये एक्टिव होती है और ये माइक्रोवेव रीजन में लाई कर रही होते हैं। और इसकी कंडीशन क्या होती है कि नेट डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। कंडीशन क्या है, नेट डाइपोल मूवमेंट परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, और इसका सिलेक्शन रूल डेल्टा जी इक्वल टू +-1 होना चाहिए। दूसरा जो कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसको हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, जिसको आज के लेक्चर में हम डिटेल में समझने वाले हैं। इसमें कंडीशन क्या है कि जब
इसमें चेंज इन डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए ड्यूरिंग, जब वाइब्रेशन मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे होते हैं ना, तो उस कंडीशन में डाइपोल मूवमेंट चेंज होना चाहिए, तभी वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रेजेंट होगी। अगर डाइपोल मूवमेंट चेंज नहीं हुआ तो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रेजेंट, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इसका सिलेक्शन रूल क्या है, डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, सो प्लस माइनस 1। और तीसरा हमारे पास है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की कंडीशन क्या है कि उसमें भी चेंज इन पोलराइजेबिलिटी, मींस जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट या फिर मोशन कर रहा होता है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी चेंज होनी चाहिए। सो पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड चेंजेस, मींस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होमो और हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल दोनों टाइप के लिए प्रेजेंट होती है। बट ये हम अभी देख रहे हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। सो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में क्योंकि दो सेम टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इनएक्टिव होती है क्योंकि परमानेंट डाइपोल मोमेंट इसमें 0 होता है। सो रोटेशन डज नॉट चेंज, सो नो माइक्रोवेव एक्टिविटी। दूसरा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मींस इसमें भी नो चेंज इन डाइपोल मूवमेंट, नो चेंज इन डाइपोल मूवमेंट। सो ये भी इंफ्रारेड इनएक्टिव होता है फॉर प्योर वाइब्रेशन। नाउ तीसरा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होमो हेटेरो दोनों के लिए एक्टिव होती है। सो इसमें चेंज इन पोलराइजेबिलिटी ऑक्यूर्स ड्यूरिंग वाइब्रेशन। सो पोलराइजेबिलिटी चेंज हो रही थी ड्यूरिंग, चेंज इन पोलराइजेबिलिटी ऑक्यूर ड्यूरिंग वाइब्रेशन। अब नाउ रमन एक्टिव होमो और हेटेरो दोनों के लिए एक्टिव होता है। सो बॉन्ड स्ट्रेचिंग चेंजेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सो बॉन्ड स्ट्रेचिंग से क्या होता है, चेंज हो जाता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड डिस्टॉर्टेबिलिटी। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेचिंग चेंज कर देता है क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। so उससे पोलराइजेबिलिटी चेंज हो जाती है। पोलराइजेबिलिटी चेंज हो जाएगी तो रमन एक्टिव हो जाएंगे किसके लिए, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के लिए, जो कि हमारे वाइब्रेशनल और प्योर वाइब्रेशन और रोटेशनल में इनएक्टिव रहते हैं। सो नाउ एक हम फर्स्ट ओवरव्यू ले लेते हैं आज के लेक्चर का, जिसमें हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले सो प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सो सबसे पहले हम देखते हैं प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द टेक्निक। सो प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टेक्निक इन विच मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन। सो जिसमें मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को एंड करस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेट एनर्जी ट्रांजिशन बिटवीन क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स। सो प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है जिसमें मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को करस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेशन एनर्जी ट्रांजिशन, जिससे जिससे वो ट्रांजिशन कर पाए वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में, जो कि क्वांटाइज वाइब्रेशन एनर्जी लेवल है। नाउ अगर हम सिंपल मीनिंग की बात करें, अगर हम जब किसी मॉलिक्यूल पर इंफ्रारेड लाइट डाली जाती है और उस लाइट की एनर्जी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एनर्जी गैप के इक्वल हो जाती है। जब किसी मॉलिक्यूल पर हम इंफ्रारेड लाइट डालते हैं और इंफ्रारेड लाइट की एनर्जी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन एनर्जी के बराबर हो जाती है, तब मॉलिक्यूल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी वाइब्रेशन स्टेट चेंज कर देता है। मींस हम जब किसी मॉलिक्यूल पर इंफ्रारेड लाइट डालते हैं और अगर उस इंफ्रारेड लाइट की एनर्जी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन एनर्जी गैप के इक्वल हो जाती है, तो मॉलिक्यूल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी वाइब्रेशन स्टेट को चेंज कर लेता है। ग्राउंड स्टेट में हम डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 से एक्साइटेड से वाइब्रेशनल लेवल वी इज इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन होता है। इसी प्रोसेस को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। नाउ अगर हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का फॉर्मूला EV इज इक्वल टू V प्लस हाफ H म्यू, क्योंकि वाइब्रेशन एनर्जी लेवल V इज इक्वल टू 0 1 2 3, जो कि वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, H हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, V हमारा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। नाउ अगर हम बेसिक मॉडल की बात करें तो दो मॉलिक्यूल है जो कि स्प्रिंग से अटैच हैं, एक दूसरे के अराउंड ये वाइब्रेट करेंगे, जिसका हम डिटेल में समझने वाले हैं। मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ जिसमें हम इंफ्रारेड रेडिएशन को इनमें डाल रहे होते हैं तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगते हैं। जब इंफ्रारेड रेडिएशन को हम जब इसमें पुट करते हैं तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगते हैं। व्हेन इंफ्रारेड रेडिएशन विद एनर्जी h nu इज एब्जॉर्ब्ड, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम वन वाइब्रेशन लेवल टू अनदर वाइब्रेशन लेवल। अब हमें इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक मॉलिक्यूल का एक यूनिक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होता है।
सो मॉलिक्यूल का एक फिंगरप्रिंट होता है। सो फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करने के लिए, एक तो हमें फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड लेंथ का पता लगाने के लिए केमिकल एनालिसिस, ड्रग पॉलीमर्स और फूड पेट्रोलियम और अननोन कंपाउंड्स आइडेंटिफाई करने के लिए, रिएक्शन मॉनिटरिंग एंड रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। सो इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस जो कि हम डिटेल में अभी समझने वाले, एक तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पता करने के लिए, बॉन्ड लेंथ फाइंड करने के लिए, मॉलिक्यूलर सिमेट्री पता करने के लिए, फंक्शनल 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 ग्रुप के लिए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए, केमिकल केमिकल प्योरिटी के लिए। सो नाउ हम समझते हैं प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को। सो प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, सो हम बोलेंगे प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। So pure vibrational spectroscopy is the study of a transition between quantized vibrational energy levels of a molecules. So हम pure vibrational spectroscopy में हम study कर रहे हैं, pure vibrational spectroscopy is the study of a transition between quantized vibrational energy levels of a molecule. So pure vibrational spectroscopy में हम study कर रहे हैं, study of a transition between quantized vibrational energy level of a molecules. when a molecule absorb infrared radiation whose energy equal to the difference between two vibrational level, a vibrational transition take place. मीन्स मैं तुम्हें डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। जैसे एक हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, ये H है और Cl है। सो ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। जब इस मॉलिक्यूल पर हम जब इंफ्रारेड रेडिएशन जब इंफ्रारेड रेडिएशन हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल पर डालते हैं, तो वाई मॉलिक्यूल इंफ्रारेड रेडिएशन को तभी एब्जॉर्ब करेगा जब उसका एनर्जी गैप वाइब्रेशन इंफ्रारेड रेडिएशन के इक्वल हो जाएगा। मींस व्हेन अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन, जब कोई मॉलिक्यूल इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन whose energy equals the difference between two vibration level, जब उनका एनर्जी डिफरेंस इक्वल हो जाए दो वाइब्रेशन लेवल के, सो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन टेक प्लेस, तब वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ऑक्योर होता है। फॉर थियोरेटिकल ट्रीटमेंट द मॉलिक्यूल इज अज्यूम्ड टू बिहेव एज अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो हम बोल सकते हैं फॉर थियोरेटिकल ट्रीटमेंट मॉलिक्यूल अज्यूम टू बिहेव एज अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। नाउ अगर हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की मॉडल की बात करें, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, अ डाइएलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल इज कंसीडर एज अ टू एटम्स जो कि कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग। सो कनेक्टेड बाय स्प्रिंग, सो द रिस्टोरिंग फोर्स ओबेज हुक्स लॉ। सो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सो फोर्स इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स स्प्रिंग कांस्टेंट। सो के इसमें फोर्स कांस्टेंट है, x डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, सो रिड्यूस मास म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ मीन्स हम ये कह रहे हैं कि जब दो मॉलिक्यूल स्प्रिंग से अटैच है, तो हम इट इज एक्ट लाइक अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और इसमें दो मॉलिक्यूल हैं जिसमें हम रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लीनियर डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो दो मास को हम एक सिंगल मास की तरह रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट यूज करके जब क्लासिकल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं, सो क्लासिकल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय म्यू, एज म्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के बाय म्यू। सो करस्पॉन्डिंग वेव नंबर की बात करें, सो वेव नंबर हमारा क्या हो जाएगा, वेव नंबर को हम सेंटीमीटर ओमेगा बाय सी, सो ओमेगा बाय सी दैट इज 1/2 पाई सी अंडर रूट के बाय म्यू। ना अगर हम क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट की बात करें, सो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, अगर क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें, सो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज। सो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स क्या रहते हैं, क्वांटाइज रहते हैं। सो श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर आर EV इज इक्वल टू V प्लस हाफ एच न्यू, V इज इक्वल टू 0 1 2 3 इज द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। सो ये क्या हमारे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है। सो ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, E0 इज इक्वल टू हाफ एच न्यू।
इसी को हम 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। मीन्स अगर T इक्वल टू 0 केल्विन पर भी मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी और वो वाइब्रेट करते रहेंगे। हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के हमें यही पता चला है। नाउ अगर हम इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करें वाइब्रेशनल ट्रांजिशन में, तो हम क्या करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग द एनर्जी लेवल्स ऑफ टू सक्सेसिव लेवल्स, जिसको हम क्वांटम मैकेनिकली हमने श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्व करके हमने पता था V प्लस हाफ एच न्यू एंड E n प्लस 1 V प्लस 3/2 h न्यू, इनकी स्पेसिंग देखते हैं तब हमारे लिए पता चलता है EV प्लस 1 माइनस EV दैट इज इक्वल टू h न्यू। मीन्स इसमें all adjacent levels are equally spaced for harmonic oscillator। means सभी वाइब्रेशनल लेवल्स इसमें क्या होते हैं, इक्वली स्पेस्ड होते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर में। और इसके सिलेक्शन रूल की बात करें तो डेल्टा, और हमारे लिए इसमें सिर्फ सिंगल बैंड से दिख रही होती है। ऑल एनर्जी लेवल्स आर इक्वली स्पेस्ड एंड हमें सिंगल बैंड ही दिख रही होती है, सिंगल बैंड ही दिख रही होती है। इसमें एक सिंगल बैंड ही हमें दिख रही होती है। इसमें डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, सिंगल बैंड ही हमें ऑब्जर्व हो रही होती है, सिंगल बैंड ओनली ऑब्जर्व। सो सिलेक्शन रूल्स अलाउड वाइब्रेशनल ट्रांजिशन डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो फॉर एब्जॉर्प्शन V इज इक्वल टू V प्लस 1। सो एनर्जी लेवल की बात करें हम, सो V इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू 1, V इज इक्वल टू 2, सो V इज इक्वल टू 3, V इज इक्वल टू 4। So V is equal to 4. So V is equal to 0, V is equal to 1, V is equal to 2, V is equal to 3, V is equal to 4. So equal spacing of energy levels is characteristics feature of a harmonic oscillator. Equal spacing means हर एक energy levels are equally spaced होते हैं और ये characteristic feature होते हैं किसके, harmonic oscillator के। So energy, the equal spacing of energy levels is a characteristic feature of a harmonic oscillator. Means जो एनर्जी लेवल्स है वो इक्वली स्पेस है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है हार्मोनिक ऑसिलेटर। इंफ्रारेड एक्टिविटी की बात करें तो इंफ्रारेड एक्टिविटी की, सो मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर वाइब्रेशनल एब्जॉर्प्शन ओनली। सो मॉलिक्यूल्स को प्योर वाइब्रेशनल एब्जॉर्प्शन ओनली, एमिशन स्पेक्ट्रा शो नहीं करता है। सो इंफ्रारेड एक्टिविटी में हम मॉलिक्यूल ओनली सो प्योर वाइब्रेशनल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ओनली, एमिशन स्पेक्ट्रा शो नहीं करता है। और इसकी कंडीशन का, इफ डाइपोल मोमेंट चेंजेस ड्यूरिंग वाइब्रेशन। सो हम बोलेंगे इंफ्रारेड एक्टिविटी कब होगी, जब डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा, कब, जब वाइब्रेशन के दौरान। वाइब्रेशन के दौरान अगर डाइपोल मोमेंट चेंज होगा तभी इंफ्रारेड एक्टिव होगा। इंफ्रारेड मॉलिक्यूल वाइब्रेशन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। अगर हमारा डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग वाइब्रेशन, सो ये इनएक्टिव होगा। एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल ऑफ इंफ्रारेड एक्टिविटी HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O, NH3। इंफ्रारेड इनएक्टिव मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके पास हमारे पास क्या आएगा, N2O2 एंड H2। नाउ अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की बात करें तो हम बोलेंगे ऑक्योर्स इन द इंफ्रारेड रीजन। ये ऑक्योर होते हैं कहाँ पे, इंफ्रारेड रीजन में। मॉलिक्यूल्स बिहेव एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो मॉलिक्यूल बिहेव करते हैं एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। वाइब्रेशनल एनर्जीज आर क्वांटाइज। वाइब्रेशनल एनर्जी क्या रहती है, क्वांटाइज रहती है। एनर्जी लेवल्स आर इक्वली स्पेस्ड, एनर्जी लेवल्स आर इक्वली स्पेस्ड, रिक्वायर्स चेंजिंग डाइपोल मोमेंट। सो हम बोल सकते हैं प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में ऑक्योर्स होते कहाँ पे, इंफ्रारेड रीजन में। मॉलिक्यूल्स बिहेव करते किसकी तरह, एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। वाइब्रेशनल एनर्जीज आर क्वांटाइज, वाइब्रेशनल एनर्जी क्वांटाइज होते हैं। एनर्जी लेवल्स आर इक्वली स्पेस्ड, रिक्वायर्स चेंजिंग डाइपोल मोमेंट, रिक्वायर्स चेंजिंग डाइपोल मोमेंट। So characteristics of pure vibration spectra. So pure vibration spectra occurs होते किसमें, इंफ्रारेड रीजन में। और मॉलिक्यूल्स बिहेव करते हैं एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। वाइब्रेशनल एनर्जी आर क्वांटाइज, मींस वाइब्रेशनल एनर्जी इसमें क्वांटाइज होती है। एनर्जी लेवल्स आर इक्वली स्पेस्ड। और इसके लिए कंडीशन क्या है, कि इसके लिए कंडीशन है कि जब ड्यूरिंग वाइब्रेशन उसका डाइपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए, तभी वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। ना अगर हम इसके फिजिकल मीनिंग की बात करें और अच्छे से समझें तो हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कंटिन्यूअसली अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करते हैं, मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली वाइब्रेट अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। वाइब्रेशनल एनर्जी इज क्वांटाइज। सो वाइब्रेशनल एनर्जी क्वांटाइज है। मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पोजेसेस आर्बिटरी वाइब्रेशनल एनर्जी।
मीन्स मोलिकुल्स कैन नॉट पोजेस आर्बिटरी वाइब्रेशनल एनर्जी। मीन्स कहने का मतलब ये है, जैसे मैं एक बताता हूँ, जैसे एक मॉलिक्यूल, एक हमारे पास लेवल ये है, एक लेवल ये है। अब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है। अब ये अगर यहां से सपोज करो हमने इंफ्रारेड रेडिएशन इसमें डाली, सो इंफ्रारेड रेडिएशन डालने पे अगर मॉलिक्यूल इस इंफ्रारेड रेडिएशन की अगर एनर्जी इन दोनों एनर्जी लेवल के ट्रांजिशन के बराबर होगी, तभी ये इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। अदरवाइज ये इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी। ये मॉलिक्यूल, जैसा मैंने कहा, ये HCl है। ये HCl मॉलिक्यूल अगर ये एनर्जी लेवल, ये दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस सपोज करो मैंने बोला 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां से तुमने इंफ्रारेड रेडिएशन डाली, उसकी एनर्जी भी अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, तभी ये इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और तभी ये वाइब्रेशन लेवल में ट्रांजिशन करेगा। अगर सपोज करो ये तुम्हारी इन दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और तुमने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इस पे पुट करी, सो ये मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा और ये मॉलिक्यूल ट्रांजिशन ही नहीं करेगा। सो ये पॉइंट है। आई होप कि आप समझ गए होंगे मेरा पॉइंट कहने का। सो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कंटिन्यूअसली अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड वाइब्रेशनल एनर्जी इज क्वांटाइज। वाइब्रेशनल एनर्जी क्या है? क्वांटाइज है। और मॉलिक्यूल कैन नॉट पोजेसेस आर्बिटरी वाइब्रेशनल एनर्जी। मींस मॉलिक्यूल कोई भी आर्बिटरी वाइब्रेशनल एनर्जी पोजेस नहीं कर सकता, कुछ पर्टिकुलर एनर्जी पोजेस करता है। मीन वो एनर्जी पोजेस करता है जिसमें दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस जो बराबर हो जाएगा, और वही की एनर्जी अगर हम उसमें पुट करेंगे तभी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। मॉलिक्यूल कैन नॉट पोजेस आर्बिटरी वाइब्रेशन एनर्जी। 0 पॉइंट एग्जिस्ट इवन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मीन 0 पॉइंट एनर्जी एग्जिस्ट करती है इवन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इंफ्रारेड फोटोन एक्साइट मोलिकुलर वाइब्रेशन। सो इंफ्रारेड फोटोन एक्साइट करता है मोलिकुलर वाइब्रेशन को। ना अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें हम, सो हम बोलेंगे सिग्निफिकेंस, ये डिटरमाइन करता है मोलिकुलर फोर्स कांस्टेंट को, मेजर बॉन्ड लेंथ को मेजर कर रहा है, डिटरमाइंस कर रहा है रिड्यूस मास, डिटरमाइंस रिड्यूस मास, आइडेंटिफाइज फंक्शनल ग्रुप्स, एक्सप्लेन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, सपोर्ट्स क्वांटम मैकेनिक्स, और सपोर्ट कर रहा है हमारे क्वांटम मैकेनिक्स को। बेसिस है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का, बेसिस ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाउ अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें, सो हम बोलेंगे इंफ्रारेड। सो एप्लीकेशन, एक तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस में इसका यूज कर रहे होते हैं, फेरामेडिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज कर रहे होते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन मॉनिटरिंग में, मटेरियल साइंस में, फूड क्वालिटी टेस्टिंग में, मेडिकल डायग्नोसिस में, पॉलीमर एनालिसिस में, मोलिकुलर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में, एटमॉस्फेयर केमिस्ट्री में, एंड एस्ट्रोफिजिक्स में। ना अगर हम कंपेयर करें क्लासिकल और क्वांटम मॉडल को, कंपैरिजन ऑफ क्लासिकल एंड क्वांटम मॉडल, सो हम बोल सकते हैं क्लासिकल एंड क्वांटम मॉडल को कंपेयर करने पे क्लासिकल ऑसिलेटर एंड क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में, सो हम बोल सकते हैं क्लासिकल में एनर्जी हमारी कंटिन्यूस होती है, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी क्वांटाइज होती है। नो 0 पॉइंट एनर्जी, यहाँ पे हमारे पास 0 पॉइंट एनर्जी प्रेजेंट होती है। एनी वाइब्रेशन पॉसिबल, इसमें कोई भी वाइब्रेशन पॉसिबल हो सकती है। ओनली अलाउड एनर्जी लेवल्स आर पॉसिबल। कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा, इसमें हम स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा। और इसमें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा को, एक्सप्लेन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। नाउ अगर हम इसकी फाइनल फॉर्मूला सीट को हम डिस्कस करें, सो एक तो सबसे पहले रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, रिड्यूस मास म्यू m1 m2 अपॉन mr प्लस m2, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अंडर रूट k बाय म्यू, वेव नंबर के टर्म में 1 अपॉन म्यू के टर्म में, पहले फ्रीक्वेंसी देखो मैं बता रहा हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास 2 पाई न्यू है। सो न्यू हो जाएगा हमारा क्या पास, ओमेगा अपॉन 2 पाई। वेव नंबर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ना वेव नंबर के टर्म में हम लिखेंगे, सो वेव नंबर के टर्म में हमारे पास क्या हो जाएगा, वेव नंबर के टर्म में न्यू बाय सी, न्यू बाय सी। सो हम न्यू बाय सी के टर्म में लिखेंगे, सो 1 अपॉन 2 पाई सी अंडर रूट के बाय म्यू, अंडर रूट के बाय म्यू, अंडर रूट के बाय म्यू। सो EV is equal to V plus half H न्यू E नॉट H न्यू
and delta V is equal to plus minus 1 and delta E is equal to hv. So now अगर क्विक रिवीजन की बात करें, so मॉडल assumed सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड स्पेक्ट्रल रीजन की बात करें, सो इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही होती है सिलेक्शन रूल डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, वाइब्रेशनल एनर्जी EV इज इक्वल टू V प्लस हाफ एच न्यू, जीरो पॉइंट एनर्जी E नॉट इज इक्वल टू हाफ एच न्यू. सो हम बोल सकते हैं इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्स अ चेंज इन डाइपोल मोमेंट. सो इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्प्शन के लिए जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो उनका डाइपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए. सो नाउ अगर हम लास्ट फॉर्मूला सीट की बात करें, लास्ट फॉर्मूला सीट प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए. सो हम डायटोमिक मॉलिक्यूल को हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह एज्यूम करते हैं. डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसका मास m1 एंड m2 जिसको कनेक्ट कर रखा है स्प्रिंग कांस्टेंट से. सो सबसे पहले हम रिड्यूस मास लेके आएंगे, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2. पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स F इज इक्वल टू माइनस kx, पोटेंशियल इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर. सो एनर्जी लेवल्स की बात करें, EV इज इक्वल टू V प्लस हाफ h न्यू सी. सो V प्लस हाफ h कट ओमेगा सी. ये एनर्जी किसमें है? जूल्स में. बट हमें चाहिए एनर्जी इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स में, मींस वेव नंबर के टर्म में. सो GV इज इक्वल टू EV प्लस HC, V प्लस हाफ h न्यू, V प्लस हाफ h न्यू सी इन सेंटीमीटर में. और V इज इक्वल टू 0 1 2 3 ये वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर हो जाएंगे. क्लासिकल फ्रीक्वेंसी V इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट Q K बाय म्यू, जो कि क्लासिकल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वेव नंबर के टर्म में हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2 पाई C अंडर रूट K बाय म्यू. So harmonic oscillator potential and energy levels V is equal to 0 1 2 3 like this. और energy levels are equally spaced है इसमें. सिलेक्शन रूल डेल्टा V is equal to प्लस माइनस 1. और कंडीशन इसकी क्या थी? चेंज इन डाइपोल मोमेंट मस्ट रिक्वायर्ड इन वाइब्रेशन मोशन. जब वाइब्रेशन मोशन हो रहा हो तब उसमें डाइपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए. सिलेक्ट. सो अगर हम इसके डेल्टा स्पेक्ट्रल ट्रांजिशन की बात करें, मींस EV प्लस 1 माइनस EV इज इक्वल टू h न्यू सी. और या फिर GV के टर्म में भी लिखते हैं, V प्लस 1 माइनस GV इज इक्वल टू VC. मींस इसमें सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन हमें आ रही है. VC मींस अगर हमारे पास देखें तो हमारे पास एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है. सो प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम ऑफ अ आइडियल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ओनली वन फंडामेंटल लाइन इज ऑब्जर्व एट म्यू सी. मींस ओनली हमारे पास सिंगल फंडामेंटल लाइन ऑब्जर्व होती है एट VC पे. सो हमारे पास ओनली सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व होती है BC पे. नाउ हम प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हार्मोनिक ऑसिलेटर के बाद एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं. सो पहले एक रफ ओवरव्यू ले लेते हैं. सो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की हमें जरूरत क्यों पड़ी? प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हार्मोनिक ऑसिलेटर की स्टडी करने के बाद हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही थी जिससे हमें एन हार्मोनिक पे जाना पड़ा? हमें पता है रियल मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड इन्फिनिटली स्ट्रेच नहीं हो सकते. जैसे हमने माना था कि रियल मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड इन्फिनिटली स्ट्रेच हो सकते हैं, बट हमें पता है एक्चुअल में रियल मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स इन्फिनिटली स्ट्रेच नहीं हो सकते. आफ्टर सम टाइम दे, हाँ, अगर बॉन्ड को ज्यादा स्ट्रेच करते हैं कुछ टाइम के बाद वो ब्रेक हो जाते हैं. एक लिमिट के बाद बॉन्ड ब्रेक हो जाती हैं, डिसोसिएट हो सकते हैं. सो एनर्जी लेवल्स आर इक्वली स्पेस नहीं हो सकती. इसलिए हम बोल सकते हैं एनर्जी लेवल्स आर इक्वली स्पेस नहीं हो सकते. ओवरटोन्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बैंड्स ऑब्जर्व होते हैं, इसलिए हमारे लिए ओवरटोन्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बैंड्स हमें ऑब्जर्व हो रहे होते हैं. इसलिए हमारे लिए ओवरटोन्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बैंड्स ऑब्जर्व हो रहे होते हैं. सो इसलिए रियल मॉलिक्यूल वाइब्रेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की जरूरत है. मींस जैसा हमने देखा था रियल मॉलिक्यूल के हमने मान लगा था कि दो बॉन्ड्स हैं वो इन्फिनिटली स्ट्रेच हो सकते हैं, बट हमें पता रियल मॉलिक्यूल के लिए एक लिमिट के बाद बॉन्ड डिसोसिएट हो जाते हैं. सो बॉन्ड डिसोसिएट हो जाते हैं, सो एनर्जी लेवल्स आर इक्वल नॉट इक्वली स्पेस्ड होते हैं. सो ओवरटोन्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बैंड्स ऑब्जर्व होते हैं. इसलिए रियल मॉलिक्यूल वाइब्रेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की जरूरत होती है. ना अगर हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए समझेंगे तो इसमें सबसे अच्छा जो पोटेंशियल है, मोड्स ऑफ पोटेंशियल, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है. इसमें VR इज इक्वल टू DE 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस AR माइनस RE का होल स्क्वायर. DE जो कि हमारा डिसोसिएशन एनर्जी, R हमारा इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ है, A हमारा विथ पैरामीटर है, R इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है. सो पोटेंशियल एनर्जी
इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की बात करें सो ये मोर से पोटेंशियल इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एकदम एग्जैक्टली आ रहा तो इक्वल स्पेस, बट मोर से पोटेंशियल में यहाँ डिसोसिएट हो जाता है एक बॉन्ड लिमिट के बाद। तो एट आर इक्वल टू आर ई मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एज आर इंक्रीजेस, जैसे जैसे आर इंक्रीज करता जाएगा पोटेंशियल इंक्रीजेस एंड अप्रोचेस दैट इज बॉन्ड डिसोसिएट, डीई दैट इज बॉन्ड डिसोसिएट्स, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएट्स। सो हार्मोनिक एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर का हम कंपैरिजन करके देखें सो हमें और अच्छे से समझ आएगा। हार्मोनिक पोटेंशियल में देखो हाफ के आर माइनस आर ई का होल स्क्वायर यहाँ, एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर में मोड से पोटेंशियल सो डी ई वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आर ई का होल स्क्वायर लेते हैं, जिसमें पैराबोलिक इन्फिनिटली स्ट्रेचेबल बॉन्ड नेवर ब्रेक्स, जिसमें बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होते। देखो एक तो पैराबोलिक कर्व होता है, इन्फिनिटली स्ट्रेचेबल होते हैं जो कि आइडियल कंडीशन मान के चले, एंड बॉन्ड नेवर ब्रेक्स, इसमें बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होते। एक तो सबसे पहले ये नॉन पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक एग्जैक्टली नहीं होती, फाइनाइट एक्सटेंशन मींस कुछ फाइनाइट एक्सटेंशन तक ही होता है, उसके बाद ये ब्रेक हो जाते हैं, बॉन्ड ब्रेक्स एट डिसोसिएशन लिमिट मींस बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं आफ्टर डिसोसिएशन लिमिट। नाउ एनर्जी लेवल्स ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें सो ई वी इज इक्वल टू वी प्लस एच न्यू ई वी प्लस हाफ माइनस एच न्यू ई का ई वी प्लस हाफ होल स्क्वायर, वी प्लस हाफ होल स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाए एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोटेंशियल। इसको हम अभी डिटेल में समझेंगे। एक मैं पहले एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। वी इज इक्वल टू 0 1 2 3। सो ये हमारे वाइब्रेशन क्वांटम नंबर हो जाएंगे। वी ई हमारा हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी एंड का हमारा एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है कंपेरेटिव 1। सो हम बोल सकते हैं एनर्जी लेवल्स आर इक्वली स्पेस्ड नहीं होते हैं, लेवल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक फाइनाइट डिसोसिएशन लिमिट होता है, मींस एक फाइनाइट डिसोसिएशन लिमिट होता है, मींस इसके बाद ये ब्रेक हो जाते हैं। सो फर्स्ट टर्म वी एच न्यू ई प्लस हाफ जो कि हार्मोनिक पार्ट हमारा बता रहा है, और सेकंड टर्म एच न्यू ई का ई वी प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ये हमारा एन हार्मोनिक करेक्शन बता रहा है। तो इस करेक्शन के कारण ही हायर लेवल्स पर एनर्जी स्पेसिंग कम हो जाती है। इसी करेक्शन के कारण ही हमारी हायर एनर्जी लेवल्स पर एनर्जी स्पेसिंग कम हो जाती है। नाउ एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें हम, सो एनर्जी लेवल डायग्राम में हम देखें सो वी इज इक्वल टू 0 1 वी इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 लाइक दिस। सो जैसे वी बढ़ता जाता है सो एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप भी कम हो जाता है और लेवल्स डी के अप्रोच पहुंच जाते हैं, मींस डिसोसिएशन लिमिट के अप्रोच पहुंच जाते हैं, मींस इसके बाद बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जैसे जैसे हमारा वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, जैसे v इक्वल टू 0 1 2 3, जैसे जैसे जा रहे हैं तो इनका वाइब्रेशनल इनके एनर्जी लेवल के बीच का गैप है वो डिक्रीज करता जा रहा है, और एक लिमिट के बाद ये डिसोसिएशन लिमिट के पास पहुंच जाते हैं। सो डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, सो डिसोसिएशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। नाउ अगर हम इसके सिलेक्शन रूल की बात करें तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमारे पास सिलेक्शन रूल क्या थे, डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, सिर्फ फंडामेंटल ट्रांजिशन ही हमें मिल रहा था। बट एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारे पास सिंगल फंडामेंटल ट्रांजिशन ना होकर हमारे पास बहुत सारे होते हैं, मींस डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ओवरटोन्स आर अलाउड ड्यू टू एन हार्मोनिसिटी, सो इसमें ओवरटोन्स हमारे पास आ रहे होते हैं ड्यू टू एन हार्मोनिसिटी के कारण। सो v is equal to 0 to 1 fundamental, v is equal to 0 to 2 first overtone, v is equal to 0 to 3 second overtone, v is and combination based bands भी होते हैं हमारे पास। so overtones की इंटेंसिटी वीक हो जाती है फंडामेंटल्स, जैसे जैसे हम हायर क्वांटम नंबर की हो जाएंगे 0 से 1 1 से 2 0 से 2 0 से 3, सो इनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। और एक इसमें हॉट बैंड भी होता है, मींस 1 से 2 के बीच में जो ट्रांजिशन उसको हम हॉट बैंड कहते हैं। सो हम इसकी समरी इस प्रकार से बोल सकते हैं, रियल मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का यूज करना पड़ता है। मोशन पोटेंशियल रियल बॉन्ड के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, एनर्जी लेवल्स अनइक्वल होते हैं और डिसोसिएशन लिमिट एग्जिस्ट करता है। एन हार्मोनिसिटी को कारण ओवरटोन्स और कॉम्बिनेशन बैंड्स अपीयर होते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर और डिसोसिएशन एनर्जी समझ सकते हैं। सो इसके एप्लीकेशन की बात करें तो एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिटरमाइन करने के लिए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एनालिसिस में, हाई रेजोल्यूशन इंफ्रारेड एंड लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी में समझने के लिए, एटमॉस्फेरिक गैस एनालिसिस में, प्लाज्मा फार्मा एंड ड्रग एनालिसिस में, केमिकल रिएक्शन एंड मैकेनिज्म समझने के लिए हम इसका यूज कर होते हैं।
नाउ हम एनहार्मोनिक ऑसिलेटर को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एनहार्मोनिक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो एनहार्मोनिक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कहेंगे, सो एनहार्मोनिक वाइब्रेशन इज द रियल मोलिकुलर वाइब्रेशन। तो एनहार्मोनिक वाइब्रेशन एक रियल मोलिकुलर वाइब्रेशन है इन विच the restoring force is not exactly proportional to the displacement of atom। so जिसमें हम बोल सकते हैं एनहार्मोनिक वाइब्रेशन में एक रियल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता डिस्प्लेसमेंट के, जैसे हमारे हार्मोनिक ऑसिलेटर में था फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। अनलाइक द हार्मोनिक ऑसिलेटर द पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट एग्जैक्टली प्योर क्वाड्रेटिक। जैसे हम प्योर हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारी जो पोटेंशियल थी वो क्वाड्रेटिक थी, यहाँ प्योरली क्वाड्रेटिक नहीं हुई। consequently the vibrational energy levels become unequally spaced। so consequently यहाँ पे एनर्जी लेवल्स हैं वो अनइक्वली स्पेस्ड हो जाएंगे, allowing overtones and combination of bands in vibration spectra। so इसमें allow कर रहे होते हैं किसमें, consequently they allowing vibration energy levels become unequally spaced and allowing overtones and combination of bands in the vibrational spectra। मीन्स इसमें फंडामेंटल बैंड ना हो के ओवरटोन्स भी प्रेजेंट होते हैं और उनके कॉम्बिनेशन भी प्रेजेंट होते हैं। सो हमें पता है सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू restoring linear displacement and that is linearly proportional। मीन्स H ले लो और एक Cl ले लो। so, और एक ये किससे स्प्रिंग से अटैच्ड है। फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल रिव्यू कर लेते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर फोर्स इक्वल टू माइनस के, जहां फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। सो एनर्जी लेवल EV इज इक्वल टू V प्लस हाफ H न्यू। सो हेंस ऑल एनर्जी लेवल्स आर इक्वली स्पेस्ड। सो इसमें ऑल एनर्जी लेवल्स हमारे क्या होते हैं, इक्वली स्पेस्ड होते हैं। व्हाई एन हार्मोनिसिटी इज रिक्वायर्ड, हमें एन हार्मोनिसिटी की रिक्वायरमेंट क्यों। सो हम बोलेंगे रियल मॉलिक्यूल डू नॉट ओबे हुक्स लॉ फॉर लार्ज वाइब्रेशन। सो रियल मॉलिक्यूल हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते फॉर लार्ज वाइब्रेशन बिकॉज बॉन्ड स्ट्रेचिंग इज फाइनाइट। बॉन्ड स्ट्रेचिंग इसमें फाइनाइट होती है, बॉन्ड कैन ब्रेक, उसमें बॉन्ड्स ब्रेक हो सकती है। इंटर एटॉमिक फोर्सेस बिकम नॉन लीनियर, और इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या हो जाते हैं, इसमें नॉन लीनियर हो जाते हैं। मोलिकुलर पोटेंशियल इज एसिमेट्रिक, मोलिकुलर पोटेंशियल एसिमेट्रिक होती है, हेंस द हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन फेल्स। सो इसमें हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन फेल हो जाती है। मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें हम, सो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन, so true molecular potential can be expressed as potential is equal to half kx square plus alpha x cube plus beta x की पावर 4। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो हार्मोनिक टर्म है, अल्फा एक्स क्यूब बीटा एक्स की पावर 4 एंड हार्मोनिक करेक्शन है। सिंस हायर ऑर्डर एनर्जी आर प्रेजेंट, सो इसमें हम पोटेंशियल फोर्स इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, सो माइनस के एक्स माइनस 3 अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बीटा एक्स क्यूब 4 बीटा एक्स क्यूब। देयरफॉर हम फोर्स अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ना होके अब बोल सकते हैं हेंस रिस्टोरिंग फोर्स इज, यहाँ पे क्या है, नॉन लीनियर, हेंस रिस्टोरिंग फोर्स इज नॉन लीनियर। सो अब यहाँ हम एक नया टाइप की पोटेंशियल जो कि द कॉमन एंड हार्मोनिक पोटेंशियल, जिसको हम कहते हैं मोर्से पोटेंशियल। सो कॉमन एंड हार्मोनिक पोटेंशियल हमारे पास होती है जिसको हम मोर्से पोटेंशियल कहते हैं, मोर्से पोटेंशियल कहते हैं। वी आर इज इक्वल टू DE 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा R माइनस RE का होल स्क्वायर, जिसमें हमारे पास D क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी, RE इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ है, A इसमें पोटेंशियल कांस्टेंट है और R इसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, R इसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है। सो मोर्से पोटेंशियल एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स रियल मोलिकुलर वाइब्रेशन। सो मोलिकुलर वाइब्रेशन, सो मोलिकुलर द मोर्से पोटेंशियल एक तो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है रियल मोलिकुलर वाइब्रेशन, रियल मोलिकुलर वाइब्रेशन। सो मोलिकुलर वाइब्रेशन, मोलिकुलर, so real molecular vibration, so motion potential accurately represents real molecular vibration। so and harmonic energy levels की बात करें, so vibration energy levels become EV is equal to HV V plus half minus H nu V का E V plus half whole square, V plus half whole square, जिसमें हमारे पास V क्या है 0 1 2 3 डैश डैश एंड काई हमारे पास का एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है, काई हमारे पास का एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है। The second term reduces the spacing between successive energy level। so इसमें second energy term क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल। जैसे हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर में तो स्पेसिंग थी हर एक
एनर्जी लेवल की वो इक्वली आ रही थी, बट यहाँ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम ड्यू टू मोर से पोटेंशियल या एनर्जी आर नॉट इक्वली स्पेस, यहाँ पे एनर्जी लेवल्स आर कंटिन्यूसली डिक्रीज करता जाता है। सेकंड एनर्जी टर्म्स वो क्या कर रहा है, स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल कंटिन्यूसली डिक्रीज करता जाता है। मींस अगर हम इसका फिजिकल मीनिंग को समझें तो हम बोल सकते हैं एज एटम्स मूव फार अपार्ट द बॉन्ड बिकम वीकर। जब एटम दूर जाते हैं तो उनकी बॉन्ड क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। सो रिस्टोरिंग फोर्स उससे क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। सो वाइब्रेशन बिकम नॉन लीनियर। सो रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीजेस और वाइब्रेशन बिकम नॉन लीनियर, सो एनर्जी लेवल्स मोर क्लोज हो जाते हैं टुगेदर। सो उससे क्या होता है, एनर्जी लेवल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो फाइनली द बॉन्ड डिसोसिएट्स, और इससे क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएट्स हो जाते हैं। सो हम एज एटम्स मूव फार अपार्ट, मींस यहाँ पे क्या होता है, सो जब एक एटम दूसरे एटम से दूर जाता है, सो इससे क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज करता है, रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज करता है। सो वाइब्रेशन बिकम नॉन लीनियर, सो एनर्जी लेवल्स मूव क्लोज टुगेदर, सो एनर्जी लेवल एक दूसरे के पास हो जाते हैं। एंड फाइनली इससे क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएट्स हो जाती है। थस एन हार्मोनिसिटी एक्सप्लेन्स द रियल बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। सो बोल सकते हैं एन हार्मोनिसिटी एक्सप्लेन करे रियल बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। सो एन हार्मोनिसिटी एक्सप्लेन कर रहा है रियल बिहेवियर को ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। सिलेक्शन रूल की बात करें तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारे पास डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन ओनली, हमारे पास फंडामेंटल ट्रांजिशन ऑक्योर होते हैं। एंड हार्मोनिसिटी डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, जिसमें हमारे पास फंडामेंटल बैंड्स हैं, ओवरटोन्स हैं, ओवरटोन्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बैंड्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बैंड्स ऑब्जर्व होती है। ना अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो हम बोल सकते हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, एन हार्मोनिक वाइब्रेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं किसको, रियल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को, बॉन्ड डिसोसिएशन को, ओवरटोन्स को, कॉम्बिनेशन ऑफ बैंड्स को, एक्यूरेट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा को, रमन स्पेक्ट्रा को, एंड मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी को। सो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ सॉलिड एंड मॉलिक्यूल्स, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी of a solids and molecules, vibration spectroscopy of solids and molecules। ना अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक्सप्लेन कर रहा है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एनालिसिस को, केमिकल बॉन्ड स्ट्रेंथ को, मटेरियल कैरेक्टराइजेशन को, नैनो टेक्नोलॉजी में, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, एटमॉस्फेरिक एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो एटमॉस्फेरिक एंड एस्ट्रोफिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका यूज हो रहा है। ना अगर हम इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो कि इंटरव्यू वगैरह में हमें पूछे जा सकते हैं, व्हाई इज हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन इज इनसफिशिएंट, एंड हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन इनसफिशिएंट क्यों होती है। सो हम बोल सकते हैं बिकॉज रियल मॉलिक्यूल्स बॉन्ड्स आर नॉन लीनियर, रियल मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स नॉन लीनियर होते हैं और वो डिसोसिएट कर जाते हैं, विच पोटेंशियल बेस्ट रिप्रेजेंट एन हार्मोनिक वाइब्रेशन, जो कि हम बोल सकते हैं मोर से पोटेंशियल। Which is the what is the major consequence of anharmonicity? So major consequence क्या है anharmonicity का, unequal spacing of energy levels and appearance of overtones। So unequal spacing है energy levels का जो कि appears होते हैं किसमें, overtones। So why do overtones occur? Because anharmonicity relaxes the selection rule। So anharmonicity क्या करता है, selection rule को, मींस जैसे हार्मोनिक में सिलेक्शन रूल डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन था, यहाँ सिलेक्शन रूल डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री। सो बिकॉज एन हार्मोनिसिटी रिलैक्सेस द सिलेक्शन रूल फॉर्म। सो रियल मॉलिक्यूल हम बोल सकते हैं एन हार्मोनिक पोटेंशियल होंगे हमारे। नाउ एक ओवरव्यू लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके इंटरव्यू पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो ओवरव्यू मींस रियल मॉलिक्यूल के लिए हमें रियल मॉलिक्यूल्स डेविएट्स फ्रॉम हार्मोनिक आइडियल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो एनर्जी लेवल्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, सो डिसोसिएशन इज पॉसिबल। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमारे पास ये कर्व है, एन हार्मोनिक के लिए मोर से पोटेंशियल आती है। सो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हमारी हायर एनर्जी लेवल की ओर जाते हैं, सो बॉन्ड ब्रेक होती है, जिसको हम एक डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, जिसको हम डीई कहते हैं, डीई डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, इंटरमोलिकुलर। सो जैसे हम देख रहे थे एनर्जी लेवल्स हमारे पास, एनर्जी लेवल्स एंड हार्मोनिक के लिए क्या है, ओमेगा वी प्लस हाफ, ओमेगा ई काई वी प्लस हाफ का होल स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, जिसमें काई एक्स हमारे पास एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है, ओमेगा ई हमारा वेव नंबर है।
और इसमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में हमारे पास सिंगल हार्मोनिक में सिंगल स्पेक्ट्रा रहा था, इसमें हमारे पास ओवरटोन आएंगे, ओवरटोन आएंगे 0 to 1, 0 to 2 फर्स्ट ओवरटोन, 0 to 3 हमारे पास सेकंड ओवरटोन, जैसे ये हमारे पास आ रहा है। सो हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर ट्रांजिशन मींस हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारे पास सिलेक्शन रूल था डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन ओनली, बट एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारे पास सिलेक्शन रूल क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री। इसमें फंडामेंटल होता है, ओवरटोन्स होते हैं एंड हॉट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, हॉट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रांजिशन वेव नंबर की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट नेट वगैरह में इसको कई बार पूछा गया, डेल्टा वेव नंबर 0 to 1 ट्रांजिशन की बात करो ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 का ई, 0 to 2 की बात करें 2 ओमेगा ई 1 - 3 का ई, सेकंड ओवरटोन 0 to 3 3 ओमेगा ई 1 - 4 का ई। हॉट बैंड की बात करें 1 से लेकर 2 तक हॉट बैंड्स कहते हैं, सो ओमेगा ई 1 - 4 का ई। और डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें सो डी ई इज इक्वल टू ओमेगा ई 1/4 का ई, और सेंटीमीटर इनवर्स में डी ई इज इक्वल टू ओमेगा ई स्क्वायर 4 ओमेगा ई का ई। नाउ एक ये हमने जो पढ़ रखा है इसको एक बार रिवाइजन कर लेते हैं। हार्मोनिक मॉडल इज इनसफिशिएंट बिकॉज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड हार्मोनिसिटी फास्ट ब्रेकिंग, सो एसिमेट्रिक हमें पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगी। सो मोर से पोटेंशियल जिसको हमने पढ़ा, इसमें एक डिसोसिएशन लिमिट है, मींस उसके बाद बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी लिमिट। सो हमें इसलिए हमने फिर यहाँ पर मोर से पोटेंशियल को यूज करा। फिर 0 पॉइंट जिसमें हमारे पास वाइब्रेशन एनर्जी लेवल का फॉर्मूला है ओमेगा ई वी प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई का ई वी प्लस हाफ का होल स्क्वायर। ओमेगा ई इक्विलिब्रियम वाइब्रेशन वेव नंबर है, का ई एंड हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है, वी क्वांटम नंबर है। सो का ई इज स्मॉल, सो पॉजिटिव एंड डायमेंशनल लेस, सो टाइपिकली इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻2 to 10⁻⁻3। सो 0 पॉइंट एनर्जी की बात करो ओमेगा ई बाई 2 प्लस माइनस 1/4 ओमेगा ई का ई। सो अलाउ ट्रांजिशन एंड इलेक्ट्रिकल एंड हार्मोनिसिटी फंडामेंटल बॉन्ड 0 to 1 हो जाएगा, फर्स्ट ओवरटोन 0 to 2 हो जाएगा, सेकंड ओवरटोन 0 to 3 हो जाएगा। अलाउ ट्रांजिशन डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ड्यू टू मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड हार्मोनिसिटी, ड्यू टू मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड हार्मोनिसिटी। नाउ ट्रांजिशन जो कि हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं 0 to 1 फंडामेंटल ओमेगा ई 1 - 2 का ई, फर्स्ट ओवरटोन 2 ओमेगा ई 1 - 3 का ई, सेकंड ओवरटोन 3 ओमेगा ई 1 - 4 का ई। हॉट बैंड्स 1 से लेकर 2 या 2 से लेकर 3। सो फर्स्ट ओवरटोन 0 से 2, सेकंड ओवरटोन ये आई थिंक ये मिस्टेक गलती से लिख गया, इसको डिलीट कर दो। एंड हार्मोनिक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, हार्मोनिक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में हमारे पास सिंगल बैंड्स आ रहा होता है, एंड हार्मोनिक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में हमारे पास फंडामेंटल बैंड, फिर फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, मींस हमारे पास एक तो फर्स्ट ओवरटोन 0 से लेकर 2 तक, सेकंड ओवरटोन 0 से लेकर 3 तक, और इसमें इंटेंसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज करता जाता है। और अगर हम इसके यूजफुल रिजल्ट की बात करूं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ई का ई इज इक्वल टू ओमेगा ई अपॉन 4 टी ई इफ यूजिंग ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 पाई सी अंडर रूट के बाय मीन, एंड टोटल बाउंड स्टेट्स की बात करें तो वी मैक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई ई माइनस 1। टोटल बाउंड स्टेट्स वी मैक्स इज इक्वल टू 1/2 का ई माइनस 1। नाउ इसके इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको डिस्कस करते हैं। सो नाउ हम इंटरव्यू के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को, जिसको हमने हार्मोनिक एंड एन हार्मोनिक दोनों के लिए डिटेल में समझ लिया है और एक ओवर व्यू ले लिया। अब ना उसके इंटरव्यू के क्वेश्चन जो कि बन सकते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। सो सबसे पहले व्हाट इज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। सो हम बोलेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी is the study of the studies the absorption and emission of infrared radiation due to transition between quantized vibrational energy levels of molecules। so vibrational spectroscopy में हम स्टडी कर रहे थे absorption and emission of infrared radiation due to transition between quantized vibrational level of a molecule। मींस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्टडी कर रहे होते हैं एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, जो कि किसके कारण होते हैं, ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन क्वांटाइज्ड वाइब्रेशनल लेवल ऑफ अ मॉलिक्यूल्स, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के बाय
म्यू। इसमें फोर्स ए के फोर्स कांस्टेंट है, म्यू रिड्यूस मास है। सो हम बोल सकते हैं एटम्स इन अ मॉलिक्यूल वाइब्रेट अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। एटम्स इन अ मॉलिक्यूल vibrate about their equilibrium position like mass connected by a spring. So atoms in a molecule vibrate कर होते हैं about their equilibrium position like mass connected by spring and these vibration are quantized. So atoms in a molecule vibrate कर होते हैं about their equilibrium position like mass connected by a spring and these vibration are quantized. What is harmonic oscillator model? So what is harmonic oscillator model? So हम बोल सकते हैं a diatomic molecule So a diatomic molecule is created as a two mass connected by ideal spring via Hooke's law. Hooke's law, जो कि force is directly proportional to linear displacement and potential half k x square. So restoring force is proportional to the displacement. So the molecule perform simple harmonic motion. So simple harmonic motion. Now third question, what is the Schrodinger equation for harmonic oscillator? H psi is equal to E psi. H psi is equal to E psi. So वन डायमेंशनल श्रोडिंजर इक्वेशन और अलाउड एनर्जी इसमें क्या हो जाएगी EV is equal to V plus half HU. इसमें V हमारे पास क्या हो जाएगा 0 1 2 3 डैश डैश डैश. Only discrete energy levels, discrete vibrational energy levels are allowed. So इसमें discrete vibrational energy levels are allowed होती है. What is zero point energy and why does it exist? So zero point energy का क्या मतलब हुआ और ये क्यों exist करती है? So zero point energy means V is equal to zero. V is equal to zero. So E naught is equal to half H nu. Means ये क्या बता रहा है? Even at absolute zero temperature means अगर जीरो डिग्री जीरो केल्विन टेम्परेचर पे even at absolute zero temperature the molecule cannot remains completely at rest. Means even at absolute zero temperature the molecule completely rest पे नहीं हो सकता है due to Heisenberg uncertainty principle. What is the selection rule for harmonic oscillator? So selection rule क्या होगा harmonic oscillator के लिए? The vibration selection rule delta V is equal to plus minus 1. Only adjacent vibration levels are allowed. Now हम बोल सकते हैं by molecule absorb or emit only one quantum of vibrational energy in a single transition. So molecule absorb or emit करता है only one quantum of vibrational energy in a single transition. So molecule absorb or emit only one quantum of vibrational energy in a single transition. Means molecule absorb या emit कर रहा होता है only one quantum of vibrational energy in a single transition. Now हम next question discuss करते हैं. Why must a molecule possesses a changing dipole moment for infrared radiation absorption? So infrared radiation absorption में dipole moment change होना क्यों जरूरी है? So condition for infrared activity dipole moment must change where mu is the dipole moment. So example की बात करें so infrared activity HCl कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा और होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के लिए इनएक्टिव होता है. मीन्स हम बोल सकते हैं the vibrating molecule must interact with the electric field of infrared radiation. Means vibrating molecule must interact करना चाहिए किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, तभी वो इंफ्रारेड एक्टिव होंगे. अगर वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल अगर इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सो इंफ्रारेड रेडिएशन के साथ तब वो इनएक्टिव ही होंगे. So how does the vibrational frequency depends on molecular properties? So how does the vibrational frequency depends on molecular parameters? So हम बोल सकते हैं vibrational frequency is nu is equal to 1/2 pi under root q k by mu. So अगर हमारे पास large force constant होगा means force constant की वैल्यू large होगी so higher frequency होगी और large reduce mass होगा तो lower frequency होगी. Means how हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा हाइयर फ्रीक्वेंसी है लार्ज फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू लार्ज है तो हाइयर फ्रीक्वेंसी होगी. रिड्यूस मास ज्यादा है तो लोअर फ्रीक्वेंसी होगी. सो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स वाइब्रेट फास्टर. मीन जो केमिकल बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं वो ज्यादा फास्ट वाइब्रेट कर पाते हैं व्हाइल हेवियर मास वाइब्रेट्स मोर स्लोली. जिन दो मॉलिक्यूल का मास ज्यादा वो स्लोली वाइब्रेट करेंगे तो कॉमन सी चीज है. व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल? सो लिमिटेशन क्या रही हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल की? The model assumes
perfect Hooke's law, constant force constant, no bond breaking, equal spacing between energy levels, and real molecules exhibit करते हैं harmoniousity को. So real bond chemical bond stretch and eventually break. So harmonic approximation valid only for small vibration only. So harmonic approximation valid for small vibration only. What are the application of vibration spectroscopy? So application की बात करें तो molecular structure determination में, functional group identification में, chemical analysis में, पैरामेडिकल रिसर्च में, पॉलीमोलर कैरेक्टराइजेशन में, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में, मटेरियल साइंस में. सो हम बोल सकते हैं एवरी मॉलिक्यूल पोजेसेस अ यूनिक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम. सो हर एक मॉलिक्यूल एक अपना खुद का यूनिक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम पोजेस करता है और दैट एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट. सो वो मॉलिक्यूलर का फिंगरप्रिंट की तरह एक्ट करते हैं. व्हाई इज द हार्मोनिक ऑसिलेटर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड? सो हार्मोनिक ऑसिलेटर क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स को कनेक्ट करता है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, हुक्स लॉ, जीरो पॉइंट एनर्जी, सिलेक्शन रूल एंड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन को. सो हम बोल सकते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर इज द फंडामेंटल मॉडल ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी and understanding its assumption in energy levels and selection rule and limitation for. Now अगर इसके important formula sheet की बात करें so force is equal to kx, v x is equal to half kx square minus h cut square upon 2 del square psi upon del x square plus half kx square e psi. ev is equal to v plus half h nu. e naught is equal to half h nu. v is equal to nu is equal to 1 upon 2 pi under root q by mu. Selection rule delta v is equal to plus minus 1 and change in dipole moment must be happen when infrared radiation will to happen. Now क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए. सबसे पहले हमने क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए डिस्कस करे हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए. नाउ क्वेश्चन गोइंग टू बी डिस्कस फॉर एनहार्मोनिक ऑसिलेटर. एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए सो सबसे पहले व्हाट इज एनहार्मोनिक ऑसिलेटर एंड व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? तो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? तो हम बोलेंगे रियल मॉलिक्यूल वाइब्रेशन डज नॉट ओबे हुक्स लॉ. सो रियल मॉलिक्यूल के जो वाइब्रेशन होते हैं वो ओबे नहीं कर रहे होते हुक्स लॉ.